जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? पहले हम समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म मतलब होता है फेडरलिज्म is a system of government in which power is divided into two or more than two levels. आप ऐसे समझिए कि फेडरलिज्म एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं गवर्नमेंट के जिसमें जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो या दो से अधिक लेवल्स में होता है। जैसे पहला जो लेवल होता है वो होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट और कहीं कहीं तीसरा लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं लोकल। ठीक है, तीन लेवल्स होते हैं, सेंटर, स्टेट और लेवल। इंडिया में ये तीनों लेवल्स पाए जाते हैं और पावर शेयरिंग जो होती है वो वर्टिकल होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर जो होता है वो सेंटर के पास, स्टेट के पास, उसके बाद लोकल के पास, यानी कि पावर शेयरिंग इस तरह होती है। ठीक है, तो फेडरलिज्म मतलब एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं गवर्नमेंट की जिसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दो या दो से अधिक लेवल्स में होता। अभी इतना होता है। अब गवर्नमेंट होती कितने तरह की है? दो तरह के गवर्नमेंट हम लोग यूज करते हैं आमतौर पर। एक होता है फेडरल और दूसरा होता है यूनिटरी या यूनियन गवर्नमेंट, तो अब यूनिटरी बोलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट होता है, फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें एक फेडरल हो गया और एक हो गया यूनिटरी गवर्नमेंट। ऐसे समझिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें पावर दो या दो से अधिक लेवल्स में बटी होती है। पावर्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पावर सभी स्टेट लेवल्स की गवर्नमेंट के पास अपनी एक ओन पावर होती है। इसमें दो या दो से अधिक लेवल्स है, टू और मोर लेवल्स। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, अनइक्वल पावर शेयरिंग। तीसरा एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में भी दो या दो से अधिक लेवल्स होते हैं, एक स्टेट हो गया, एक सेंटर हो गया, लेकिन जो पावर होता है वो पूरी तरह से सेंटर में निहित होता है। टू or more levels, usually equal power sharing, and center. सेंटर लेवल। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल्स अनइक्वल पावर शेयरिंग, एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर, ओन ज्यूरिडिक्शन।
यूनिटरी गवर्नमेंट, 2 or more levels, usually equal power sharing. The power is in center. सेंटर में ही सारी पावर होती है यूनिटरी गवर्नमेंट में। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में समझते हैं देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। पहला फीचर तो ये हो जाएगा। दूसरा, every level of government is governing the same citizen but they have their own jurisdiction। आप कुछ इस तरह समझिए कि जैसे एक आदमी है, वो किसी स्टेट में रहता है, तो उस पर सेंटर भी गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन दोनों की अपनी ही एक ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि एक न्याय का जो तरीका है वो अपना है। कहने का मतलब द different levels of government is governing the same citizen but they have their own jurisdiction। ये सेकंड फीचर हो जाएगा। थर्ड फीचर आप ले लीजिए कि जो पावर है सेंटर के पास कितनी है, स्टेट के पास कितनी है, लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी, ये सभी चीजें कहाँ लिखी हैं? ये सारे अधिकार, ये सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। Am I clear? और किसी भी तरह का चेंज करने के लिए आप एक लेवल से चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों लेवल्स के गवर्नमेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। यानी कि अगर किसी भी तरह की चेंजेस चाहिए तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चेंज नहीं कर सकते, आपको सबकी सहमति चाहिए। जैसे अगर मुझे पावर्स में कुछ भी चेंज करना हो तो मैं सिर्फ सेंटर ही बोल देगा तो काम नहीं चलेगा, हमें स्टेट की भी सहमति चाहिए। सेंटर एंड स्टेट बोथ का कंसेंट चाहिए किसी भी तरह के चेंज करने के लिए। तो अब ये देखिए कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, किसी भी मुद्दे को लेकर या इन चेंजेस को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाए, तो जुडिशरी यानी कि कोर्ट दोनों के बीच में एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का काम करती है। एक अंपायर की तरह काम करती है, जिसका ये काम होता है दोनों के बीच में एक कंसेंट बैठाना और चीजों को सॉर्ट आउट करना। कौन से स्टेट के पास कितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहेगी, कितने, ये पूरी तरह से उस स्टेट के अधीन होता है, क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। जैसे आप समझिए कि आप हम लोग यूपी में हैं, तो यूपी में होने के कारण यूपी एक बड़ा स्टेट है, तो वहां अगर बजट पास होगा तो यूपी की जनसंख्या के अनुसार होगा, यूपी की स्टेट के अनुसार होगा। स्टेट वाइज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है रिवेन्यू रिसोर्सेज के अनुसार। जितने भी रिवेन्यू अर्जित कर रहे हैं स्टेट में, उनका बंटवारा उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के अनुसार होता है। सेंटर के पास जितनी भी रेवेन्यू आती है
उनका बंटवारा जो होता है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के अनुसार होता है, यानी कि स्टेट के अनुसार होता है। जिस स्टेट को जितनी जरूरत होती है उसे उतना ही पैसा दिया जाता है। किसी भी फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उनका काम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में भी एकता को दिखाना कि हम लोग अलग अलग भिन्न भिन्न होते हुए भी एक है। फेडरल सिस्टम यही तो दिखाता है, अलग अलग होते हुए भी, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए भी हम सब एक देश को दिखा रहे हैं। दूसरा रीजनल अकोमोडेशन, सबके कल्चर का, सबकी डाइवर्सिटी का, सबके धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना। और ये काम तभी हो सकता है जब हमें एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट हो। ठीक है, हम एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट करते हो और जीवन जीने का अधिकार देते हो। ये कुछ फीचर्स हो गए। फीचर्स क्या थे, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। पहला फीचर था कि हर लेवल, दो या दो से अधिक लेवल्स होते हैं, पहला लेवल तो फीचर यही होगा। दूसरा, सेम सिटीजन्स, एक्चुअली डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट jurisdictions, same citizen but their jurisdictions are different। समझने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर एक आदमी है और वो स्टेट में रहता है, उस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन दोनों के jurisdictions अलग अलग होते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न same citizens but their jurisdictions are different। तीसरा, इनके जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। चौथा, अगर इसमें कुछ भी तरह के चेंजेस करने हैं तो दोनों की सहमति जरूरी है। पांचवा, अगर किसी बात पर डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिक्शन या जुडिशरी एक अंपायर का काम करती है। छठा, किस स्टेट को कितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सातवां, फेडरलिज्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है, रीजनल एकोमोडेशन दिखाता है, या रिलीजन की बेसिस पे भी एकोमोडेशन दिखाता है। और ऐसा तभी संभव है जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाएं और जीने की आजादी दें। फीचर्स के बाद अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। टाइप्स ऑफ फेडरेशन। पहला, कमिंग टुगेदर। पहला, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर ऐसे समझिए कि स्टेट पहले से थे, उन लोगों ने मिलकर एक कंट्री बनाने का निर्णय लिया। जैसे यूएसए जो है वो कमिंग टुगेदर का एक बेहतरीन एग्जांपल है। स्टेट्स के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी है, उन्होंने मिलकर कंट्री बनाया है और उन सब का अपना खुद का एक कानून है, उन सब का अपना एक अधिकार है। इनसे उनका या उनकी ऑटोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए। आप ऑस्ट्रेलिया भी लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, कई सारे। होल्डिंग टुगेदर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया। एक देश ने अलग अलग स्टेट्स में अपनी पावर का डिवीजन करने का निर्णय लिया।
यानी कि हमारे यहाँ देश पहले था, उनसे स्टेट्स में पावर बांटी गई है। देश पहले है, देश से स्टेट्स है। स्टेट से देश नहीं बना है, देश से स्टेट्स है। हमने देश की पावर स्टेट में डिवाइड की है। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। इंडिया सॉरी, ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कमिंग टुगेदर में, यानी कि यूएसए वाले पार्ट में सभी देशों के पास यूजुअली इक्वल पावर्स होती हैं, दूसरे वाले केस में अनइक्वल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बना, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज है इंडिया में जो उसको एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो फेडरल कंट्री बनाने के लिए हमने देखा कि 1947 से पहले हमारे देश में लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमने देश को नहीं बांटा था, यानी स्टेट्स का गठन लिंग्विस्टिक बेसिस पर है। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया, यानी कि अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली वाले लोगों के आधार पर हमने, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, तेलुगु, आपको हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग, इस बेस पर हमने राज्यों का गठन करना चालू किया। दूसरा, 3 लिस्ट बनाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट थे। एक लिस्ट था स्टेट लिस्ट, दूसरा यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसको इस तरह कर लेते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या है? ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, वो सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा। वहीं आते हैं स्टेट लिस्ट में, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जिन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास है वो सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड एटसेट्रा। अब कुछ लिस्ट ऐसे होते हैं जिन पर कानून दोनों ही बना सकते हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज एटसेट्रा। अब कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कानून ना तो जो ना इस लिस्ट में है, ना इस लिस्ट में है, ना इस लिस्ट में है, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? उनको हम रेसिड्यूरी बोलते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। और उन पर कानून आमतौर पर सेंटर बनाती है, जैसे साइबर क्राइम, हमारे यहाँ किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में, इंडिया में किसी भी राज्य को कुछ आइडेंटिकल पावर नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिटी पावर नहीं दी है, लेकिन हाँ हमने कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर जरूर दी रखी है, जैसे कि एक्स्ट्रा
एडवांटेज दे रखा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी देश है, राज्य है, उनको हमने दे रखा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारे जो राज्य हैं उनको हमने उनके रीजनल एथेंटिसिटी और डाइवर्सिटी के हिसाब से कुछ पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी है, जो कि आर्टिकल 371 में डिफाइंड है। आर्टिकल 371 में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको हमने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, उनको अपने डाइवर्सिटी, वहां के रीजनल डाइवर्सिटी के कारण हमने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी है, वो आर्टिकल 371 में डिफाइंड है। इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स है। यूनियन टेरिटरीज मतलब जैसे कि ये इतने भी छोटे नहीं है कि हम इन्हें दूसरे राज्यों से मर्ज कर दिया, इतने ये बड़े भी नहीं थे कि इनको हम स्टेट बना दें, इसीलिए इनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं और इन पर सीधे सीधे सेंटर का कानून चलता है। और इन सभी कानूनों में किसी भी तरह का चेंज ऐसे ही आसानी से नहीं हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जो भी कानून बनाए गए हैं या जो भी इस फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज करने के लिए हमें सेंटर के 1/3 मेंबर्स प्लस स्टेट के 1/3 मेंबर्स, उसके बाद अपर हाउस से 2/3, फिर लोअर हाउस से 2/3, उसके बाद 14 लेजिस्लेचर्स की भी कंसेंट चाहिए, तब जाकर के हम किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं इस फेडरल स्ट्रक्चर में। इन सारे फीचर्स के अंदर किसी भी तरह का चेंज या भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए हमें इतनी सहमतियां चाहिए, जो कि बहुत आसान नहीं है। भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो अभी मैंने बताया था लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमने राज्यों का गठन किया है, तो ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। दूसरा, लिंग्विस्टिक पॉलिसीज, जैसे भारत में हमने किसी भी भाषा को कभी भी नेशनल लैंग्वेज का अधिकार नहीं दिया है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हाँ, हिंदी बोलने वाले लोग अधिक है, लेकिन हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दूसरी ओर 60% अदर लैंग्वेजेस हैं। हिंदी को लेकर भारत में लगभग 22 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जो कि 8th शेड्यूल में दिया हुआ है भारत कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, 1990 से पहले भारत के लगभग सभी राज्यों पर कांग्रेस का अधिकार था। कांग्रेस हर जगह राज करती थी, और स्टेट में मान लीजिए कोई दूसरी सरकार है,
तो उसे किसी ना किसी तरह सप्रेस करके उस पर वापस से अपना अधिकार जमा लेती थी। लेकिन 1990 के बाद जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को पूरी तरह से वोटिंग नहीं मिली और बाद में कोलिशन गवर्नमेंट का गठन करना पड़ा, यानी कि कोलिशन से गवर्नमेंट की स्थापना हुई। कोलिशन गवर्नमेंट बना और इसकी वजह से लोगों को या फिर गवर्नमेंट को दूसरे पार्टियों का भी महत्व समझ में आया। ये कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन समझिए, जब पावर्स अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर आ रही है, यानी कि हम पावर्स का बंटवारा कर रहे हैं लोगों के बीच में, तब उसे बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जब पावर सेंटर से छोटे लेवल्स की गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल लेवल, इनमें बांटी जा रही है, तो उससे हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही जरूरी हो गया आने वाले समय में, क्योंकि पावर्स जब लोगों ने, गवर्नमेंट ने देखा कि एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है जब किसी भी गवर्नमेंट को पूर्ण अधिकार या पूर्ण बहुमत ना मिले। 1992 के बाद लोकल इलेक्शंस को रेगुलर मैंडेटरी कर दिया गया। 1992 के बाद या 1992 में ही जो लोकल इलेक्शंस थे उनको मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि रेगुलर कर दिया गया। ये जरूरी है कि आप लोकल इलेक्शंस कराएं। सीट्स रिजर्व किए गए, सीट्स रिजर्व किए गए। किसके लिए रिजर्व किए गए? तो एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए सीट रिजर्व किए गए। 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? विमेन्स के लिए। 1/3 वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दिए गए। सीट रिजर्व फॉर विमेन। एक इंडिपेंडेंट बॉडी की स्थापना की गई। ये 1992 है। ठीक है, ये सब 1992 की घटना है। 1992 में ये सारे मेजर स्टेप्स उठाए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी की स्थापना की गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम था इलेक्शंस करवाना। पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे। और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये जरूरी था कि वो पावर्स का शेयरिंग करें, लोकल बॉडीज के अंदर भी रिवेन्यूज का शेयरिंग करें।
जो तीसरी शेयरिंग थी या तीसरी बॉडी थी पूरे देश की डेमोक्रेसी की, जो तीसरा पिलर था लोकल गवर्नमेंट, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया समय के साथ साथ। हम देखते गए कि और भी ज्यादा वो पावरफुल होता चला गया। गांव में पंचायत की स्थापना हुई, शहरों में म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना हुई, नगर निगम, नगर पालिका शहरों के अंदर, गांव में पंचायत, इनकी स्थापना हुई। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? लोगों को, आम लोगों को डेमोक्रेसी में आवाज मिली, देश में बोलने की आजादी मिली। दूसरा, विमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिला। लगभग 36 लाख से भी ज्यादा इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिले पंचायत के इलेक्शंस में। लगभग 36 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना नामांकन दिया। गवर्नमेंट और भी ज्यादा डीप होती चली गई और लोकल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ गवर्नमेंट को ये ताकत मिली कि हाँ, अब हम और भी नए स्टेप्स बढ़ा सकते हैं गांव का विकास करने के लिए, शहरों का विकास करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि गांधी जी का यह मानना था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो गांवों का विकास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या है कि मानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, विमेंस को रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन आज भी पूरी तरह से ये हर जगह लागू नहीं हुआ है जिसे करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided into two different levels। पावर्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा दो या दो से अधिक लेवल्स में, उसको हम फेडरलिज्म बोलेंगे। दूसरा हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि वो गवर्नमेंट, ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट levels of government govern the same citizen but their jurisdictions are different, यानी कि अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट एक ही सेम आदमी पर गवर्न करती है लेकिन उनके जुरिडिक्शंस अलग अलग होते हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा था फीचर्स, वो ये पढ़ा था कि स्टेट, सेंटर या लोकल, इन सभी की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है। चौथा पढ़ा था कि इनमें किसी भी तरह का चेंज करने के लिए दोनों के बीच में सहमति होना जरूरी है, स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में। पांचवा पढ़ा था अगर किसी बात पर डिस्प्यूट होता है तो जो जुडिशरी है वो अंपायर के रूप में काम करेगी। छठा पढ़ा था कि किसी भी स्टेट के पास उसके खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। किसके पास कितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जाएगी वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सातवां पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को यह अधिकार देता है। उसके बाद हमने फेडरेशन पढ़े थे, फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट में क्या पढ़ा था? दो तरह के फेडरेशन होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और
कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या पढ़ा था, जब स्टेट्स मिलकर देश का निर्माण करें वो कमिंग टुगेदर, जैसे कि यूएसए। दूसरा होल्डिंग टुगेदर, जब देश अपने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के अंदर करे तो होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट कहलाएगा। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल यूएसए और होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल इंडिया। उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर्स स्टेट सेंटर से लेकर अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट बांट दी जाए उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसके तहत 1992 में कई सारे कदम उठाए गए जिनमें 1992 में लोकल गवर्नमेंट या लोकल इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि कराना जरूरी है। सीट रिजर्व कर दी गई, SC ST OBC के लिए 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स को दे दी गई। और भी कई सारे कदम उठाए गए।